डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 33। लक्ष्य ने अमानत के नाजुक से हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अगली बार से इस तरह की हरकत करने से पहले सोच लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ। लक्ष्य सिंघानिया नाम है मेरा, इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही होगा मिस ब्यूटी। कहते हुए उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथों पर अमानत के दांतों के निशान छप चुके थे, साथ ही उनमें से खून निकल रहा था। अमानत ने उसे उंगली दिखाकर अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, हिसाब तो तुम्हें चुकाना होगा। तुमने हमें किस किया? तुम्हारी वजह से अब हमारे सुपरस्टार को लगेगा कि हमने पहले किसी और को किस करने दिया। अब हमें तुम्हारी वजह से घर जाकर अपने गालों को साफ करना होगा। जंगली छछूंदर जहरीले जानवर जहरीले नाग। अमानत के मुंह से खुद के लिए छछूंदर जहरीला नाग सुनकर लक्ष्य की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत के नाजुक से हाथ को मरोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें जंगली दिखता हूँ? इतने हैंडसम लड़के को तुम जंगली कह रही हो? तुम्हारी आंखें खराब है। मिस ब्यूटी, क्या कह दिया? तुम तो खुद को सच में ब्यूटीफुल समझने लगी। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। तुम ब्यूटी तो बिल्कुल भी नहीं हो, इनफैक्ट तुम हो पांडा हो। देखो कितनी मोटी हो तुम। जरा इन लड़कियों को देखो, कैसी जीरो फिगर है, और तुम चबी चबी। खुद के लिए मोटी सुनकर अमानत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो बिल्कुल भी मोटी नहीं थी, बस वो थोड़ी सी चबी थी जो कि उसे और ज्यादा क्यूट बनाता था। अमानत ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से लक्ष्य के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, जंगली छछूंदर तुम्हारे बाप का खाते हैं। हमारी मर्जी, जो खाना होगा खाएंगे, जितना मोटा होना होगा होंगे। तुम होते कौन हो हमें बताने वाले? भिखारी के कपड़े चुराकर पहनने वाले जंगली आदमी। कहते हुए अमानत जोर जोर से लक्ष्य के बालों को खींचने लगी। इस वक्त वो दोनों ग्राउंड के कोने में खड़े थे। उन्हें कुछ लोग देख पा रहे थे, पर उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। लक्ष्य ने गुस्से से कहा, पागल लड़की, छोड़ो मेरे बाल, क्या कर रही हो? कहते हुए लक्ष्य अमानत को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर अमानत की पकड़ उसके बालों पर लगातार मजबूत होती जा रही थी। अमानत को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके लुक्स पर कमेंट करे। वो काफी ज्यादा फूडी थी, जिस वजह से उसे डाइटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वैसे भी उसके अकॉर्डिंग वो परफेक्ट थी। बस हाइट कम होने की वजह से वो थोड़ी ज्यादा गोलू मोलू दिखती थी, पर इससे उसकी क्यूटनेस में कोई कमी नहीं आती थी। कई सारे लड़के उसे पसंद करते थे, पर उसे कोई भी सुमन के डर से प्रपोज नहीं करता था, और इस जंगली लड़के ने उसकी क्यूटनेस पर सवाल उठाया था, तो अमानत ऐसे कैसे उसे छोड़ सकती थी। काफी देर तक उसके बालों का हाल बेहाल करने के बाद आखिर में अमानत ने उसके बालों को छोड़ते हुए कहा, अगली बार से अगर हमारे सामने आए ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अमानत राठौर। कहते हुए अमानत ने अपने छोटे से डोले को उठाकर लक्ष्य को दिखाया। लक्ष्य अमानत को घूरने लगा। अगले ही पल उसने अमानत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने पास खींचते हुए कहा, बहुत शौक है ना मुझसे पंगा लेने का? अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। कहते हुए लक्ष्य धीरे धीरे अपने होठों को अमानत के होठों की तरफ बढ़ाने लगा। अमानत को जैसे ही ये एहसास हुआ, उसने गुस्से से कहा, डोंट यू डेयर, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। उसने इतना कहा ही था कि लक्ष्य की चीख निकल गई। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो पीछे से सुमन ने लक्ष्य के बालों को पकड़कर उसे पीछे खींच लिया था। सुमन ने लक्ष्य को अपनी तरफ करके उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहा, बहुत शौक है लड़कियों को परेशान करने का, तो मुझे परेशान करो ना। मुझे कोई परेशान ही नहीं करता है। कितनी गलत बात है, सारे लड़के मुझसे दूर भागते हैं, पर तुम मुझे कुछ काम के लगे, तुम मुझे परेशान करो। कहते हुए सुमन मुस्कुराने लगी। लक्ष्य ने गुस्से से सुमन की तरफ देखा। सुमन की हाइट लक्ष्य से थोड़ी ही कम थी, पर सुमन लक्ष्य को पीटने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो कराटे में ब्लैक बेल्ट थी। लक्ष्य ने गुस्से से सुमन को खुद से दूर करते हुए कहा, गो टू हेल। कहते हुए लक्ष्य गुस्से से अमानत को घूरते हुए वहां से चला गया। अमानत ने अपने हाथ की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, जंगली छछूंदर, तुम्हारा तो हम सर फोड़ देंगे। हमारे छोटे से प्यारे से हाथ को खराब कर दिया। कहते हुए अमानत अपने हाथ को फूंक मारने लगी। सुमन ने उसके दूसरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? अगर कोई लड़का परेशान कर रहा था तो कितनी बार कहा है कि सीख लो फाइटिंग, पर नहीं, महारानी को तो इसमें आलस आता है। मैं अबीर भाई को बताऊंगी, फिर देखना कैसे सुबह सुबह उठाकर वो तुमसे कसरत करवाते हैं और कैसे तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं।
सुमन की बात सुनकर अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा मत करना, तुम तो हमारी प्यारी सी अच्छी सी बेस्ट फ्रेंड हो ना। अपनी प्यारी सी दोस्त के साथ कोई ऐसा करता है भला? वैसे भी तुम हो ना हमें बचाने के लिए, हमें खुद सीखने की जरूरत नहीं है, चलो अब हमें घर जाना है। कहते हुए अमानत सुमन को खींचते हुए वहां से लेकर आ गई। वही लक्ष्य ने गुस्से से कुछ दूर जाकर अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथों पर दांतों के निशान थे। उसने अमानत को याद करते हुए कहा, जंगली बिल्ली बहुत शौक है ना मुझे काटने का। मैं तुम्हें बताऊंगा कि काटना कहते किसे हैं। कहते हुए लक्ष्य भी गुस्से से वहां से चला गया। लंदन में इस वक्त डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल पर अस्तित्व, वेदांत, सौरभ, सूजी चारों बैठे हुए थे। अस्तित्व से सब लोग दूर बैठे हुए थे। सौरभ गुस्से से बार बार घूरकर सूजी की तरफ देख रहा था, जिसका ध्यान सिर्फ अस्तित्व पर था। वेदांत जो कि उसके बगल में बैठा हुआ था, उसने सौरभ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो गया जो होना था, तुम्हें लेने के लिए भेज दिया ना उसने ड्राइवर को, थोड़ी देर में तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई जो इतना गुस्सा हो। वेदांत की बात पर सौरभ ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप अपना डिनर करने लगा। अस्तित्व ने अपना डिनर करके अपना चेहरा ऊपर उठाकर उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, नेक्स्ट वीक हम सब लोग इंडिया जा रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम लोग यहीं पर रुककर काम संभालो। अस्तित्व की बात सुनकर सूजी ने कहा, बॉस मैं आपके साथ आ रही हूँ। अस्तित्व ने बस उसकी तरफ देखकर अपना सर हिला दिया। तभी सौरभ ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक अस्तित्व इंडिया तुम, मैं और वेदांत चलते हैं। मिस सूजी को यहीं पर बिजनेस का काम संभालने के लिए छोड़ दो, वैसे भी हमें नहीं पता कि हमें इंडिया से आने में कितना वक्त लग जाएगा, तब तक बिजनेस देखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। सौरभ की बात सुनकर सूजी के हाथों की मुट्ठी बन गई। उसने गुस्से से घूरकर सौरभ की तरफ देखा। अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सूजी की तरफ देखा और कहा, आई थिंक सौरभ ठीक कह रहा है, तुम यहीं पर रुको, इंडिया हम तीनों जा रहे हैं। अस्तित्व की बात सुनकर सूजी ने कहा, पर बॉस मुझे इंडिया आना है। उसकी बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो, काम कंप्लीट करके आ जाना, पर एक हफ्ते के बाद सिर्फ हम तीनों इंडिया जा रहे हैं, तुम यहीं पर रुक रही हो। अस्तित्व की बात सुनकर सूजी आगे कुछ भी नहीं कह पाए, वो बस गुस्से से सौरभ की तरफ देख रही थी, जिसके होठों पर इस वक्त तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें अस्तित्व की लाइफ में जबरदस्ती नहीं घुसने दूंगा, चुड़ैल कहीं की। पता नहीं कैसे मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया, पर तुम तो किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। सोचते हुए वो चुपचाप अपना डिनर करने लगा। वेदांत आंखों ही आंखों में सूजी और सौरभ के बीच में चलने वाली जंग को अच्छे से देख पा रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच, पूछना पड़ेगा। सोचते हुए वो भी चुपचाप अपना डिनर कंप्लीट करने लगा। स्विट्जरलैंड में एक छोटा सा खूबसूरत सा घर, जिसके सामने एक प्यारा सा बगीचा था। वहां पर एक खूबसूरत सी 42 साल की औरत, जिसने एक लेदर जैकेट और फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हुए थे, वो गार्डन में खिले हुए गुलाबों को देख रही थी। तभी किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग स्वीट हार्ट। इस आवाज को सुनते ही उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसके पीछे एक 48 साल का आदमी खड़ा था, जो दिखने में काफी हैंडसम था। उसने भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हुए थे। उस औरत ने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, हम बस देख रहे थे कि हमारे फूल कितने सुंदर हो गए हैं। वैसे ये बताए कि यहाँ पर रुकने का प्लान कब तक है? हमें इंडिया जाना है, हमारे बच्चों के पास। उस औरत की बात सुनकर पीछे खड़े आदमी ने प्यार से कहा, आपको क्यों अपने बच्चों के पास जाना है? क्या आपको अपने हैंडसम पति के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है मन्नत? उस आदमी यानी कि अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, माय डियर हस्बैंड, हमें आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, पर हमें अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। आप तो पिछले 6 महीने से यहाँ से वहाँ हमें घुमा रहे हो, और हमारे बच्चों का क्या? अमानत और अबीर दोनों घर पर अकेले हैं। अथर्व ने मन्नत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मन्नत, अबीर बड़ा है, वो अमानत का ध्यान रख सकता है। आपको उसके लिए इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें अबीर पर पूरा भरोसा है, पर आप तो जानते हैं ना कि अमानत की कंडीशन। कहते हुए मन्नत चुप हो गई। अथर्व ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, हमारी अमानत बिल्कुल ठीक है,
पहले से वो काफ़ी रिकवर कर चुकी है और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना कि अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप क्यों फिक्र करती है। मन्नत ने अथर्व को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, हम क्या करें, वो हमारी अमानत है, हमारी दोस्त की आखिरी निशानी, हम उसे कुछ भी नहीं होने दे सकते, कुछ भी नहीं। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने मेंशन के अंदर आ गया। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर काफी ज्यादा खूबसूरत था। अथर्व ने ये जगह अपने और मन्नत के रहने के लिए यहाँ पर ली थी। हालांकि उनका यहाँ पर बड़ा बंगला भी था, पर अथर्व को उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस मन्नत के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसने मन्नत को अंदर लाकर बेड पर बिठाते हुए कहा, कितनी बार कहा है ज्यादा देर तक ठंड में नहीं रहना, और रही बात हमारी अमानत की, तो उसे कभी कुछ नहीं होगा। उसके पास आप है, मैं हूँ, हमारा अबीर है, हम चारों हैं ना उसका ध्यान रखने के लिए। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, फिर भी हमें डर लगता है, वो कितना कुछ भूल गई है ना, अपना बचपन सब कुछ। कहते हुए मन्नत की आंख से आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। अथर्व ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आप रुकिए, मैं अभी अपनी प्रिंसेस से शिकायत करता हूँ कि उसकी माँ ने फिर से रोना शुरू कर दिया है। कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और अमानत का नंबर डायल किया। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से अमानत ने कॉल उठाकर एक्साइटेड होते हुए कहा, हेलो, आप और आपकी स्वीटहार्ट कहाँ है? क्या आप अपनी स्वीटहार्ट के चक्कर में अपनी ब्यूटीफुल डॉटर को भूल गए? अमानत की खुशी भरी आवाज सुनकर मन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अथर्व ने वीडियो कॉल ऑन करते हुए कहा, देखो आपकी मम्मा फिर से आपको याद करके रो रही है। कहते हुए अथर्व ने मोबाइल को साइड में रख दिया। अमानत ने देखा मन्नत रो रही थी। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम जानते हैं मम्मा कि आप क्यों रो रही है। आप इसलिए रो रही है ना कि हम दिन ब दिन आपसे ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। कहते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। मन्नत ने उसे छेड़ते हुए कहा, आप खूबसूरत नहीं बल्कि आप मोटी होती जा रही है, देखिए कितनी ज्यादा गोलू मोलू हो गई है। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे अचानक से रोते हुए देखकर मन्नत ने कहा, क्या हुआ, इतनी छोटी बात पर क्यों रो रही हो? अमानत ने गुस्से से कहा, सब लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत मोटे हो चुके हैं, हम कल से खाना नहीं खाएंगे। कल से हमारा अनशन है, अनशन। डैडी देखिए, पहले भाई ने हमें मोटू कहा, फिर कॉलेज में एक छछूंदर था, उसने कहा कि हम मोटू है, और अब मम्मा ने भी कहा कि हम मोटू है। कहते हुए अमानत सिसकने लगी। अथर्व ने प्यार से कहा, प्रिंसेस रोना बंद करो, किसी के कुछ भी कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ खुद से मतलब होना चाहिए। आपके डैडी के लिए आप दुनिया की सबसे प्रीटी गर्ल हो। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर डैडी हम मम्मा की तरह ब्यूटीफुल क्यों नहीं है? हम तो उनकी डॉटर हैं ना, फिर हमें तो उनकी तरह ब्यूटीफुल होना चाहिए था। अमानत की बात सुनकर मन्नत चुप हो गई। अथर्व भी चुपचाप उसे देखने लगा। तभी अमानत ने कहा, क्या हम सच में आपकी डॉटर नहीं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमें कहीं से उठाकर लेकर आए हो? कहते हुए अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गए। एपिसोड 34। अमानत की बात सुनकर मन्नत और अथर्व चुप हो गए। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, आप दोनों बोल क्यों नहीं रहे हो? जैसे भाई की आंखें मम्मा की तरह ब्लू है, हमारी आंखें ब्लू क्यों नहीं है? और मम्मा की तरह हम सुंदर क्यों नहीं हैं? अमानत की बात सुनकर अथर्व ने हंसते हुए कहा, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हो? आप सबसे ज्यादा प्रीटी हो, और जरूरी तो नहीं है कि आप बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह हो, आप मेरी तरह हो, इसलिए आप मम्मा की तरह नहीं दिखती। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी आप भी बहुत हैंडसम हो, पर फिर भी हम आप दोनों जितने अच्छे नहीं दिखते हैं। अमानत दिखने में बहुत अच्छी थी, पर फिर भी अथर्व और मन्नत की तरह वो नहीं दिखती थी। आखिर उसके फेशियल फीचर्स उनसे कैसे मिल सकते थे जब वो उन दोनों का खून थी ही नहीं। अथर्व और मन्नत ने कभी भी उसे इस बारे में नहीं बताया था कि वो उनकी नहीं बल्कि साक्षी और आयुष की डॉटर है। साक्षी का चेहरा दिखने में एवरेज था और अमानत का चेहरा भी साक्षी की तरह ही था। हालांकि वो काफी क्यूट और चबी थी, बट फिर भी उसे सबसे खूबसूरत लड़की नहीं कहा जा सकता था। बट अथर्व और मन्नत के लिए तो उनकी अमानत सबसे प्यारी थी। मन्नत ने गुस्से से कहा, अमानत कितनी बार कहा है हमने आपसे, इस तरह से अपने लुक्स के बारे में इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा लुक्स इम्पोर्टेंट नहीं होते। खूबसूरती तो वक्त के साथ कम होती जाती है, बट हमारा दिल, अगर हमारा दिल अच्छा हुआ तो दुनिया हमसे प्यार करती है। आपसे यही कहा था ना हमने कि अपने दिल को अच्छा रखिए। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मम्मा,
अमानत आगे कुछ कहती इससे पहले ही मन्नत ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मन्नत का सवाल सुनकर अमानत का चेहरा लटक गया। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पढ़ाई हमें नहीं पसंद। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, देखिए अपनी लाडली को, इसे पढ़ाई नहीं पसंद तो क्या करना चाहती हैं आप? अमानत ने अपने दोनों हाथों को अपने गाल पर रखते हुए कहा, सुपरस्टार से शादी? डैडी सुपरस्टार को पकड़ कर लाओ ना, उनके साथ हमें शादी करनी है। अमानत की बात सुनकर मन्नत का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं अथर्व ने हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर अपनी बीवी की तरफ। मन्नत ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो गया। जब देखो तब सुपरस्टार सुपरस्टार, उसका चेहरा देखा है तुमने? हो सकता है कि उसका चेहरा जला हुआ हो या फिर ये भी हो सकता है कि वो असल में लड़की हो। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा आप हमारे सुपरस्टार के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती। हमारे सुपरस्टार सच में लड़के हैं और बहुत हैंडसम लड़के हैं। उन्हें देखकर लड़कियां पागल हो जाती है और हम भी पागल हो चुके हैं। अब हमें आपसे बात नहीं करनी कट्टी मम्मा कट्टी। कहते हुए अमानत ने कॉल कट कर दिया और पेट के बल बेड पर लेट गई। उसने दीवार पर लगे हुए उसके पोस्टर की तरफ देखते हुए कहा, सुपरस्टार आप कब हमारे पास आओगे? आपको पता है आप रोज रात को सपने में हमारे पास आते हो और हमें किस करके भाग जाते हो, किस चोर? कहते हुए अमानत ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया और मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गई। कुछ देर में वो इसी तरह से सो गई थी। रात के 12 बजे अबीर जो कि स्टडी रूम में काम कर रहा था वो अमानत के रूम में आ गया। उसने अमानत की तरफ देखा जो कि पेट के बल उल्टी की उल्टी लेटी हुई थी। कंबल भी बेड से नीचे गिर चुका था। अबीर ने अपना सर हिला दिया और अमानत को ठीक से लेटाकर उसे कंबल से ढककर उसके माथे को चूमते हुए कहा, बदमाश लड़की। कहते हुए अबीर अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही उसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा तो अथर्व उसे कॉल कर रहा था। अबीर ने कॉल उठाकर बालकनी में आते हुए कहा, जी डैड बोलिए। दूसरी तरफ से अथर्व ने कहा, अबीर क्या अमानत को किसी ने कुछ कहा है? वो फिर से कह रही थी कि वो हमारी तरह सुंदर क्यों नहीं है? वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? अथर्व की बात सुनकर अबीर की आंखें छोटी हो गई। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आई डोंट नो इसे कॉलेज में किसी ने कुछ कहा है या नहीं। अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं पता करके देखता हूँ। अथर्व ने बात की बात सुनकर कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हैंडल करने दो। अगर वो इसी तरह से अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर होती रहेगी तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए उसे खुद समझना होगा कि लुक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। अबीर ने कहा, ओके डैड आप और मॉम कैसे हैं और आप कब वापस आने वाले हैं? अथर्व ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, फिलहाल हम स्विट्जरलैंड में हैं। नेक्स्ट वीक हम इटली जा रहे हैं और इटली में एक वीकेंड करने के बाद हम लंदन जाएंगे और उसके बाद वापस इंडिया आ जाएंगे। अथर्व की बात सुनकर अबीर ने कहा, ओके आप फिक्र मत कीजिए, मैं अमानत का ध्यान रखूंगा। आप बस मेरी मॉम का और अपना ध्यान रखिए। कुछ देर तक अथर्व से बात करने के बाद अबीर ने कॉल कट कर दिया और गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। बचपन से ही अमानत हमेशा यही कहती थी कि वो मन्नत की तरह सुंदर क्यों नहीं है। काफ़ी बार अबीर, अथर्व और मन्नत ने उसे समझाया था कि हर बार लुक्स पेरेंट्स पर नहीं जाते, पर अमानत के दिमाग से शादी का ख्याल अभी तक नहीं निकला था। अबीर ने खुद से कहा, क्या मुझे अमानत को बता देना चाहिए कि वो साक्षी आंटी और आयुष अंकल की बेटी है? उसे भी तो ये सब जानने का हक है। हालांकि उसे थोड़ा झटका लगेगा बट फिर भी सच्चाई उसे पता होनी चाहिए। मुझे इस बारे में डैड से बात करनी होगी। सोचते हुए अबीर भी आकर अपने बेड पर लेट गया और कुछ ही देर में सुकून की नींद सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, एक्सेल कॉलेज। अमानत इस वक्त सुमन का हाथ पकड़कर उछलते कूदते कैंपस के आसपास घूम रही थी। सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। लाइब्रेरी में बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रही थी पर नहीं, मैडम को यहाँ पर उछल कूद करनी थी। क्या मिल रहा है तुम्हें उछल कूद करके? ज्यादा उछल कूद करने से तुम लंबी नहीं हो जाओगी। सुमन की बात सुनकर अमानत सुमन को गुस्से से घूरने लगी। गुस्से में उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो चुके थे। अमानत काफी ज्यादा प्यारी थी, ऊपर से उसके वो चबी चीक्स उसे और भी ज्यादा क्यूट बनाते थे। सुमन ने उसके गाल खींचते हुए कहा, गुस्से में इतनी क्यूट लगती हो कि तुम्हारे गाल खाने का दिल करता है। सुमन की बात है सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हमारी इंसल्ट कर रही हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हमारा मन नहीं लग रहा था इसलिए हम तुम्हें लेकर आ गए और वैसे भी घूमना चाहिए। घूमने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है, तुम्हें समझ नहीं है इसकी।
सुमन ने अमानत की बात सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा, ये बात तुम कह रही हो जो खुद 10 बजे सोकर उठकर 11 बजे कॉलेज पहुंच जाती है, नहाती भी हो या नहीं तुम? सुमन की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने सुमन को घूरते हुए कहा, हम रोज नहाते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम गंदी बच्ची है? हम गंदी बच्ची नहीं है, हम रोज नहाते हैं और हम अच्छे से फ्रेश भी होते हैं, तुम खुद नहीं नहाए हो इसलिए हमें बोल रही हो। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसके गाल खींचते हुए कहा, झूठ पकड़ा गया, तुम नहाती नहीं हो ना? सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, बस ठंड के मौसम में नहीं नहाते हैं, अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, हम अभी नहाते हैं सच में। अमानत को छेड़ने में सुमन को मजा आ रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, झूठ बोल रही हो, तुम आज भी नहाकर नहीं आए हो, सच बोलो तुम नहीं नहाए हो ना? मैं तुम्हें देखकर ही बता सकती हूँ कि नहीं नहाए हो तुम। आखिर में सुमन की बात सुनकर अमानत ने रोने जैसा चेहरा बनाते हुए कहा, देर हो रही थी इसलिए हम जल्दी से कपड़े चेंज करके आ गए। अमानत की बात सुनकर सुमन ने हैरानी से कहा, इसका मतलब तुम सच में नहीं नहाए हो? सुमन तो बस अमानत को परेशान कर रही थी पर बेवकूफ़ अमानत ने उसे बता दिया था कि वो सच में नहीं नहाई है। अभी वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी अमानत के कानों में एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, इधर देखो। इस आवाज़ को सुनकर अमानत ने पलटकर देखा तो उसके पीछे एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी जिसने भर भर के मेकअप किया हुआ था, साथ ही उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुमने हमें बुलाया? अमानत की बात सुनकर उस लड़की ने अमानत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ना लुक्स है ना अकल है ना शक्ल है ना दिमाग है, तो फिर लक्ष्य को पटाया कैसे तुमने? उस लड़की की बात सुनकर अमानत कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उस लड़की ने उसके बारे में क्या कहा ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके साथ खड़ी सुमन ने भी गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम होती कौन हो मेरी दोस्त के बारे में ये सब कुछ कहने वाली? खुद के लुक्स की तरफ देखो, ऐसा लगता है जैसे भूतनी हो तुम। चुड़ैल की तरह बाल, डायन की तरह आंखें, बिल्कुल वैम्पायर लग रही हो, वैम्पायर खून चूसने वाली। सुमन की बात सुनकर वो लड़की गुस्से से उसे घूरने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसके बगल में खड़ी लड़की ने गुस्से से कहा, औकात में रहकर बात करो, शायद तुम जानती नहीं कि ये कौन है। ये हमारे कॉलेज के ट्रस्टी की भतीजी और साथ ही मिस्टर उपाध्याय की बेटी शमिता उपाध्याय है। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये एक मॉडल है और तुम इसे कह रही हो कि ये अच्छी नहीं दिखती, तुम्हारी आंखें खराब है। उस लड़की की बात सुनकर सुमन ने अदा से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा तो ये वही है जो डली सोप में मरे होने की एक्टिंग करती है। बहुत बकवास है, उसे देखते ही मुझे उल्टी आ जाती है। सुमन की बात सुनकर वो लड़की गुस्से के सामने आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, अपनी औकात में रहकर बात करो, वरना इस कॉलेज से तुम्हें निकलवाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उस लड़की की बात सुनकर सुमन ने उसकी उंगली की तरफ देखकर झटके से उसकी उंगली को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे निकाल सके। अगर निकलवा दिया ना तो तेरे पैरों में गिरकर मैं और मेरी अमानत दोनों माफ़ी मांगेंगे, बस कोशिश करके देख ले तू, वैसे नाम क्या है? हाँ याद आया, शमिता चुड़ैल। अपनी इतनी इंसल्ट करवाने के बाद शमिता गुस्से से वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उसने अमानत और सुमन की तरफ देखते हुए कहा, देख लूंगी तुम दोनों को। सुमन ने हंसते हुए कहा, देख लेना चुड़ैल देख लेना। अमानत गुस्से से शमिता को घूर रही थी। उसने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसकी ऐसी की तैसी भूतनी कहीं की। अमानत की बात सुनकर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करना चाहती हो मेरी जान? सुमन के सवाल को सुनकर अमानत ने उसके कान के पास जाकर धीरे से कुछ कहा जिसे सुनकर सुमन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? अमानत ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, हम यही करना चाहते हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में इतना कुछ बुरा भला कहने की? समझती क्या है खुद को? माना कि हम इसकी तरह जीरो फिगर नहीं है बट हम बहुत क्यूट है। अगर हमने डाइटिंग कर ली ना तो इन कॉलेज की सभी चुड़ैलों को पीछे छोड़ देंगे। वैसे भी ज़्यादा लंबी लड़कियों से छोटी लड़कियां क्यूट लगती हैं। भगवान जी ने थोड़ी सी हाइट कम क्या दे दी, सब लोग पीछे पड़ जाते हैं। हम इतने भी छोटे नहीं हैं, 5 फीट 3 इंच है हम। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसके गाल खींचते हुए कहा, 5.3 नहीं 5.2। अमानत और सुमन इसी तरह से लड़ते लड़ते अपनी क्लास में आकर बैठ गई। कियान आज नहीं आया था क्योंकि वो फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए बाहर गया हुआ था। दूसरी तरफ लंदन में इस वक्त सौरभ वेदांत पूरे स्टाफ पर चिल्ला रहे थे।
उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, वो सुबह सुबह कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सूजी ने उनके पास आते हुए कहा, क्या तुम दोनों को नहीं पता कि बॉस को जब जहाँ जाना होता है वो अपनी मर्जी से जाते हैं, जो इस तरह से इन सब पर चिल्ला रहे हो। सूजी की बात सुनकर सौरभ ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, देखो जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो तुम, और बीच में बोलने की आदत कब जाएगी तुम्हारी। सौरभ की बात सुनकर सूजी ने उसे घूरते हुए कहा, वो मेरे बॉस है और मुझे पता है कि इस वक्त वो कहाँ है। कहते हुए सूजी के होठों के कोने टेढ़े हो गए। सूजी की मुस्कुराहट देखकर सौरभ ने उसे घूरते हुए कहा, कहाँ। सूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो इंडिया के लिए निकल चुके हैं। सूजी की बात सुनकर वेदांत और सौरभ दोनों हैरान हो गए, क्योंकि अस्तित्व ने खुद कहा था कि एक हफ्ते के बाद वो तीनों इंडिया जाएंगे। इसका मतलब अस्तित्व उन्हें बिना बताए इंडिया के लिए निकल चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चिल्लाते हुए वहां से बाहर भाग गए। सूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो करना चाहते हो वो मैं होने नहीं दूंगी, मुझे पता है कि आप कहाँ गए हैं बॉस, बट आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं। कहते हुए सूजी के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी। एपिसोड 35। सूजी टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए वेदांत और सौरभ की तरफ देख रही थी। सौरभ ने गुस्से से कहा, मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता, वो हमें बिना बताए कैसे चला गया। और वो गया कहाँ है, बनारस या फिर मुंबई या फिर दिल्ली। सौरभ की बात पर वेदांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब तक वो नहीं चाहेगा हम में से कोई उसके बारे में पता नहीं लगा सकता, इसलिए इतना परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। कहते हुए वेदांत जाकर गार्डन में रखे हुए बेंच पर बैठ गया। सौरभ भी गुस्से से उसके पास आकर बैठ गया। उसने इरिटेट होते हुए कहा, वो सूजी डायन अस्तित्व की लाइफ में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। दोस्त है वो हमारा, तुम तो जानते हो ना ऑलरेडी जितने लोगों ने उसका भरोसा तोड़ा है, उसके बाद वो किसी से अपने दिल की बातें शेयर नहीं करता, ना किसी के साथ बात करता है। अगर इस बार इस सूजी ने उसका भरोसा तोड़ा तो क्या अब वो किसी पर ट्रस्ट कर पाएगा। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अस्तित्व को नहीं पता कि सूजी के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके दिल में क्या है। डोंट वरी, अस्तित्व कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे अच्छे से पता है कि कौन क्या करना चाहता है और क्या नहीं। हमारे बार बार इस तरह से फिक्र करने से कोई फायदा नहीं है, अस्तित्व सब कुछ संभाल लेगा और अपनी सिली गर्ल के पास भी चला जाएगा। सौरभ ने एक्साइटेड होते हुए कहा, व्हाट, सिली गर्ल, ये तो वही है ना जिसकी फोटो वो छुप छुप के देखता है और जिसकी पेंटिंग उसके रूम में लगी हुई है, जो कि हमने आज तक नहीं देखी। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखी है, बहुत क्यूट सी बच्ची की पिक है, बट पता नहीं वो बच्ची कितने साल की होगी। खैर छोड़ो, इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं एक बार दादाजी से कॉल पर पूछ लेता हूँ कि क्या वो बनारस आया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा कि वो बनारस तो नहीं गया है। अगर उसे बनारस जाना होता तो वो हमें अपने साथ लेकर जाता। कहते हुए वेदांत के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गए। मुंबई, इंडिया, एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त अस्तित्व खड़ा था। उसने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था, आंखों पर सनग्लासेस थे। आसपास सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कवर किया हुआ था, जिस वजह से उसे चाहकर भी कोई नहीं देख सकता था। अस्तित्व ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, फाइनली मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया सिली गर्ल। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने कारों का काफिला खड़ा था। वो जाकर बीच वाली कार के अंदर बैठ गया। कुछ ही देर में अस्तित्व की कार एक आलीशान से मैंशन के सामने आकर रुकी। अस्तित्व ने ये मैंशन इंडिया आने के डिसीजन से पहले ही खरीदा था। उसे होटल में रुकना या फिर किसी अनजान इंसान के घर पर रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे ज्यादातर अकेले रहना पसंद था, जिस वजह से उसने मुंबई के बाहर एक विला खरीदा था। विला के बाहर कार के रुकते ही अस्तित्व बाहर आ गया। उसे अभी तक नहीं पता था कि अमानत कहाँ रहती है, जिस वजह से अब उसे फिलहाल मुंबई में रहकर इस बारे में पता लगाना था। अस्तित्व सीधा अपने विला में आकर अपने रूम में ऊपर बेड पर आकर लेट गया। उसके इस विला में भी पहले से ही उसके हाथों से बनाई गई स्केचेस को फ्रेम करके लगाया गया था, जो कि उसने अपने आदमियों को पहले ही लगाने के लिए कह दिया था। अस्तित्व उन सभी स्केच की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या तुम बाकी लड़कियों की तरह डाइटिंग करके पतली तो नहीं हो गई? तुम कितनी क्यूट थी चबी चबी। कहते हुए अस्तित्व की आंखों के सामने अमानत का गोलू मोलू सा चेहरा घूमने लगा। अमानत मोटी नहीं थी, पर उसके गाल कुछ ज्यादा ही चबी थे, साथ ही उसके हाथ भी कुछ ज्यादा ही चबी थे। वो इतनी क्यूट लगती थी जैसे कोई पांडा।
कुछ देर बाद बेड पर लेटे लेटे अस्तित्व की आंख लग गई और वो सुकून से सो गया। उसे सोकर मुश्किल से 2-3 घंटे हुए ही थे कि उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, कमीने तू हमें छोड़कर आ गया। इस आवाज़ को सुनते ही अस्तित्व की आंख खुल गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो इस वक्त उसके रूम के अंदर 2 चेहरे मौजूद थे जिन्हें वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। अस्तित्व ने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? कहते हुए उसने अपने सामने खड़े वेदांत और सौरभ की तरफ देखा। वेदांत ने डरते हुए कहा, मैं नहीं आना चाहता था, ये मुझे जबरदस्ती खींच कर लाया है। तुम्हारे लंदन से निकलने के तुरंत बाद ये प्राइवेट जेट से मुझे जबरदस्ती लेकर आया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं रूम में भी नहीं आना चाहता था, ये तुम्हारे डर से मुझे अंदर लेकर आया है। प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने चिल्लाते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी प्राइवेसी को खराब करे, क्या तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? अस्तित्व की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम भूल गए हम तीनों ने प्रॉमिस किया था कि जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। हम भी तो अनाथ हैं ना, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कहते हुए सौरभ मासूम से बच्चे की तरह मुंह फुलाकर दूसरी तरफ पलट गया। अस्तित्व ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपने रूम में नजरें घुमा कर देखा। अमानत की बचपन की फ्रेम पूरे रूम में लगी हुई थी। यकीनन इन दोनों ने ये फोटोज देख ली थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, अब जब यहाँ आ ही चुके हो तो कुछ काम कर लो, 2 दिन बाद हमारा मुंबई में कॉन्सर्ट है। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत और सौरभ दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगले ही पल उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आर यू मैड? आज तक इंडिया में तूने कोई कॉन्सर्ट नहीं किया और अचानक से 2 दिन में तू कॉन्सर्ट करना चाहता है? लोग पागल हो जाएंगे, पागल। अस्तित्व ने अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास आकर बाहर के नज़ारों को देखते हुए कहा, तो हो जाने दो और याद रखना कॉन्सर्ट मुंबई में ही होगा, आज ही अनाउंस कर दो। 2 दिन का वक्त है, जिन लोगों को आना होगा वो आ जाएंगे। अस्तित्व की बात मानकर वेदांत और सौरभ वहां से चले गए। जाते हुए सौरभ ने अमानत की क्यूट सी पिक्चर की तरफ देखते हुए कहा, कितनी क्यूट है ये बच्ची, ये क्या तुम्हारी बच्ची है? इसकी उम्र मुझे 7-8 साल लग रही है और तुम 25 साल के हो, मतलब 18 साल की उम्र में तुम्हारा अफेयर था और तुम्हारी एक बच्ची भी थी। अस्तित्व ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से से कहा, सौरभ। अस्तित्व की आवाज़ सुनकर सौरभ वहां से भाग गया। वेदांत तो पहले ही वहां से निकल चुका था। राठौर मेंशन में अमानत इस वक्त कई सारे चिप्स के पैकेट लेकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हमें नहीं करनी कोई डाइटिंग, वैसे भी हम बहुत क्यूट है। हम चबी होने के बाद इतने क्यूट लगते हैं तो पतले होने के बाद कितने क्यूट लगेंगे। सारी लड़कियां तो पागल हो जाएंगी, पागल, और फिर उन्हें कौन प्रपोज करेगा? इसलिए क्यूट अमानत ऐसे ही रहेगी। कहते हुए अमानत और चिप्स खाने लगी। तभी किसी ने उसके हाथ से चिप्स छीनकर थोड़े गुस्से से कहा, अमानत, माना कि तुम्हें डाइटिंग नहीं करनी, पर इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर अनहेल्थी चीज खाती रहोगी। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अबीर उसे गुस्से से घूर रहा था। अबीर को देखकर अमानत ने रोने जैसी आवाज में कहा, भाई हमारे चिप्स वापस दो, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। अबीर ने अमानत को घूरते हुए कहा, ऑलरेडी बहुत खराब चीज खाकर तुमने अपनी हेल्थ खराब कर ली है, अब तुम्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट करे, इसलिए आज से तुम हेल्दी चीज खाओगी। अबीर की बातें सुनकर अमानत ने पैर पटकते हुए कहा, भाई पर हम मोटे नहीं हैं। अमानत ने इतना कहा ही था कि उसे टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई दी। ब्रेकिंग न्यूज़, द फेमस रॉक स्टार, फेमस म्यूजिशियन का म्यूजिक कॉन्सर्ट मुंबई में 2 दिन बाद। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने चिल्लाते हुए कहा, ओ माय गॉड, हमारा सुपरस्टार मुंबई में। कहते हुए अमानत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाते हुए देखकर अबीर ने टीवी को बंद करते हुए कहा, चिल्लाना बंद करो वरना तुम्हारे और मेरे दोनों के कान के पर्दे फट जाएंगे। अबीर की बात सुनकर अमानत उसके ऊपर कूद गई। अबीर को शायद इस बात का पहले ही अंदाजा था, इसलिए उसने जल्दी से अमानत को संभाल लिया। अमानत ने उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने दोनों पैर लपेटकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर खुशी से झूमते हुए कहा, भाई हमारे सुपरस्टार का कॉन्सर्ट मुंबई में है। आपको पता है हम भगवान से कितनी प्रार्थना करते थे कि हमारा सुपरस्टार मुंबई में आ जाए। भाई हमें चिप्स नहीं चाहिए, हम 1 महीने तक चिप्स छोड़ने के लिए तैयार है, बस हमें कॉन्सर्ट की टिकट दिलवा दो भाई। 2 दिन का वक्त है, सारी की सारी टिकट 5 मिनट में बिक जाएगी भाई, प्लीज कॉन्सर्ट की टिकट दिलवा दो, और हाँ 3 टिकट दिलवाना, हम कियान और सुमन को भी अपने साथ लेकर जाएंगे।
अमानत लगातार बोलती जा रही थी। वही अबीर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी ये लाउड स्पीकर चुप होने वालों में से नहीं है। काफी देर के बाद जब अमानत शांत हुई तो अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है मैं टिकट का इंतजाम करवा दूंगा, बट याद रखना तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम 1 महीने तक जंक फूड को हाथ नहीं लगाओगी। प्रॉमिस टूटा तो अगली बार तुम्हारी कोई डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। अबीर की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सुपरस्टार से मिलने के लिए इतना बलिदान तो दे ही सकती है अमानत। दे दे अमानत दे दे, बलिदान के बदले तुझे तेरा सुपरस्टार मिलेगा सुपरस्टार। ओके भाई हम पक्का 1 महीने तक जंक फूड नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अबीर ने छोटी आंखों से अमानत की तरफ देखा और उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, ओके। कहते हुए अबीर वहां से चला गया। उसके जाते ही अमानत खुशी से सोफे पर कूदने लगी। उसने अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, बहुत जल्दी आप हमारे प्यार में पड़ जाएंगे सुपरस्टार, लव यू सुपरस्टार। जल्दी से आ जाओ जल्दी से। कहते हुए अमानत खुशी से झूमते हुए अपने रूम में चली गई। इसी तरह से 2 दिन बीत गए। 2 दिन अमानत का मूड इतना अच्छा था कि कोई उसे डांटे या कोई उसे कुछ भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पागलपन की वजह से सुमन और कियान परेशान हो चुके थे। बेचारी सुमन की पढ़ाई हो ही नहीं रही थी क्योंकि अमानत उसे दिन भर अपने सुपरस्टार के किस्से सुनाती और उसे बताती कि कॉन्सर्ट में वो क्या क्या करेगी। उसने तो इमोशनल ब्लैकमेल करके सुमन और कियान दोनों को कॉन्सर्ट में आने के लिए रेडी भी कर दिया था। पहले तो वो दोनों रेडी नहीं थे, पर अमानत ने रो धोकर उनको रेडी कर दिया था। अबीर ने उन तीनों के लिए स्पेशल टिकट बुक करवा ली थी, जिस वजह से अब अमानत अबीर की सारी बातें मान रही थी क्योंकि कॉन्सर्ट के दिन तक अगर उसने अबीर की बातें नहीं मानी तो अबीर उसकी टिकट कैंसिल भी करवा सकता था। रात का वक्त, राठौर मेंशन। अमानत इस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सब बोलते हैं कि हम ब्यूटीफुल नहीं हैं, जरा अब बोलकर देखें। कहते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और अबीर अंदर आया। अंदर आते ही उसने कहा, तुम रेडी हो गई। कहते हुए अबीर चुप हो गया। अमानत ने अबीर की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम कैसे लग रहे हैं भाई। कहते हुए अमानत क्यूरियस स्माइल के साथ अबीर की तरफ देखने लगी। अबीर ने अमानत को ऊपर से नीचे तक देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, इंसान तो लग रही हो बट ठीक ठाक। अबीर की बात सुनते ही अमानत ने अबीर की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। अबीर ने जैसे ही ये देखा वो जल्दी से दौड़ता हुआ अमानत के पास आ गया। उसने उसे गले से लगाते हुए कहा, इडियट लड़की मैं मजाक कर रहा था, तुम सच में बहुत 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 खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा, बस थोड़ा सा वेट कम कर दो, उसके बाद तुम सच में मॉडल की तरह दिखोगी। अबीर की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसके सीने पर मारते हुए कहा, जब देखो तब हमें मोटू कहते हो, हम डैडी से शिकायत करेंगे। इतने क्यूट है हम फिर भी हमारी तारीफ नहीं करते हो कट्टी, आपसे बात ही नहीं करेंगे। अमानत की बात सुनकर अबीर उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, मेरी क्यूट सी बहन तुम भूल क्यों जाती हो, आज तुम्हारे सुपरस्टार का कॉन्सर्ट है। क्या तुम आज अपना मूड खराब करना चाहती हो, बोलो। सुपरस्टार का कॉन्सर्ट सुनते ही अमानत की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, नहीं नहीं हमें अपने सुपरस्टार और अपने फ्यूचर होने वाले हबी से मिलना है। हम मूड खराब नहीं करेंगे, आज फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद हम उनसे मिलेंगे। कहते हुए अमानत बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ खिड़की से बाहर देखने लगी। अबीर ने उसके सर पर मारते हुए कहा, बेवकूफ लड़की। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।